Hey guys, welcome back to my channel. So this will be the part 2 video of the chapter banking of your book Microeconomics class 12. So I've already uploaded the first part where I had discussed about the commercial bank and its function. So this is the second part in which we'll be discussing the most important topics, money creation and the central bank. So yeah, let's begin. So first of all, we'll be studying the topic money creation. इसी को credit creation भी कहा जाता है and basically this is one of the very confusing part of the chapter banking. But don't worry, just listen to me carefully and you'll be getting you'll be get everything nicely. So basically money creation की definition क्या होती है? So this is the process of creating credit. तो जो जैसा हमने पढ़ा था पुराने चैप्टर मतलब पुरानी पार्ट में कि जो कमर्शियल बैंक होता है उसका काम क्या होता है कि वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को और फिर पैसा लोन पर देता है बट विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरह से बैंक अपना रोल निभाता है और लोगों को पैसा लोन पे देता है, एट द सेम टाइम वो अपना प्रॉफिट भी निकाल लेता है और टर्म्स एंड कंडीशंस को भी मान लेता है। तो मनी क्रिएशन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है जो कि कोई भी बैंक करती है, वेर इन दे क्रिएट क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड एज मनी क्रिएशन। तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली इनिशियल डिपॉजिट एक रखते हैं, यानी कि एक इनिशियल मनी अमाउंट रखते हैं वो अपने पास, जिसकी मदद से मतलब सिर्फ उसी को कंसिडर करके वो किस तरह से अपना मनी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि अपना प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम समझेंगे। ठीक है, तो सिर्फ केवल एक इनिशियल डिपॉजिट जो बैंक के पास होती है उसकी मदद से वो किस तरह से आगे लोगों को लोन देता जाता है, उसका पैसा बनता जाता है और लोन की प्रक्रिया और आगे बढ़ती जाती है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। सो बेसिकली बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट वी नीड टू नो सम अजम्पशंस एंड वी नीड टू कीप इन माइंड दीज अजम्पशंस। द फर्स्ट वन इज ऑल दी कमर्शियल बैंक इज ए सिंगल यूनिट। इसका मतलब हमें क्या है कि HDFC, PNB और जितने भी अलग अलग बैंक्स हैं हम सभी उन सारे बैंक्स को सिंगल यूनिट मानकर चलेंगे। यानी कि अगर SBI के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है इसका मतलब कि ओवरऑल इकोनॉमी की बैंकिंग सिस्टम में उतने रुपए क्रेडिट हुए हैं। वैसे ही अगर किसी बैंक से डेबिट हुआ है पैसा तो इसका मतलब पूरी इकोनॉमी में बैंक ओवरऑल एक सेंट्रल यूनिट सिंगल बैंक से पैसे निकले हैं। ठीक है, ऑल दी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर डन थ्रू बैंक, है ना। दूसरी जो हमको वो है assumption वो ये लेना है कि जितने भी रिसिप्ट और जितने भी पेमेंट्स होंगे, मतलब कि अभी जो हम कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं, है ना, और हर चीज़ बैंक को नहीं पता होती है, तो वी हैव टू टेक द assumption that whatever each and every transaction, even the smallest one, is happening into the economy, that is being recorded into the bank. Okay. And before moving on or before going to the actual procedure, I just want to tell you one important term, that is LRR or legal reserve ratio. तो basically ये क्या होता है, ये एक percentage होता है. It is the amount which every bank has to keep aside from whatever deposits they have got. ठीक है, जितने भी deposit उनको मिलते हैं उसमें से एक particular percentage of amount उनको निकाल के साइड में रखनी होती है। ठीक है, and that amount whatever percentage 10% 20% जो भी percentage होता है is being decided by the central bank. ठीक है, तो जितनी भी deposit आती है उसमें से कुछ percent पैसा उनको साइड में रखना पड़ता है। साइड में रखने से आई मीन दैट दे डू नॉट हैव एनी राइट्स टू यूज दैट मनी विच दे हैव केप्ट असाइड फॉर एनी पर्पस ऑफ गिविंग इट टू दी अदर पार्टीज। ओके, दे जस्ट हैव टू कीप इट विद देमसेल्व्स. Now the question will arise that why do they have to keep certain amount aside which does not belongs to them, but that particular amount belongs to the public. One thing. Second thing, why don't they keep the whole of it असाइड, मतलब एक तो क्वेश्चन आता है कि क्यों उनको थोड़ा सा अमाउंट भी रखना पड़ता है, दूसरा कि क्यों उनको सारा अमाउंट नहीं रखना पड़ता। सो द वेरी बेसिक एंड वेरी एक्सपर्टीज आंसर इज दैट कि जितने भी एक्सपीरियंस हैं, जितने भी अच्छे इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि एक बैंक में ये अज्यूम किया जाता है कि एक टाइम पे जितने भी सेवर या जितने भी डिपॉजिटर हैं, दे वोंट कम टू द बैंक एंड गेट देयर मनी बैक, है ना। ऑन अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडी कैन नॉट कम टू गेट देयर मनी बैक। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सपोज सबने एक सपोज आज 5th जनवरी है एंड अकॉर्डिंग टू बैंक एंड इट्स अकाउंट आज कोई भी अपना पैसा निकालने नहीं आएगा, बट वन डजन नो कि कब किसको कौन सी अर्जेंसी लग जाए, किसको कौन सी रिक्वायरमेंट लग जाए और वो पैसा निकाल ले। सो फॉर दैट 1% ऑफ चांसेस और मोर देन दैट वी बैंक हैज टू कीप सर्टेन अमाउंट विद देम सच दैट दे कैन गिव और दे कैन प्रोवाइड द मनी बैक टू द वंस हु दे प्रॉमिस टू। ओके, तो इन दो कारणों की वजह से ये थोड़ा बहुत अमाउंट जो है या फिर छोटा सा अमाउंट जो है बैंक को साइड में रखना ही पड़ता है और वो जो परसेंटेज होता है वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। Now I have written one more term, money multiplier, but I would rather explain you it after explaining the whole procedure. तो चलो अब हम प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि मनी क्रिएशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें से आप इनिशियल डिपॉजिट जो होता है उसमें से आप किस तरह से मनी क्रिएट करते ही जाते हो करते ही जाते हो करते ही जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बैंक अकाउंट है, उसके पास 1000 रुपीज़ है। आई एम टेकिंग अ वेरी नॉर्मलाइज केस कि देर इज 1000 रुपीज़ विच अ डिपॉजिटर हैव डिपॉजिटेड इनटू दी बैंक। ठीक है, अभी बैंक के पास ये 1000 रुपये आ गए, लेकिन अब सेंट्रल बैंक बोलता है कि आप इसको उसमें से 20% कैश रिजर्व यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो के तौर पे अलग रख दो। तो 1000 का 20% होगा 200, सो दे हैव टू कीप दिस 200 असाइड। ठीक है, अब बचे कितने आपके पास 800 रुपये, मतलब ये 800 रुपये जो है बैंक कैन फ्रीली गिव इट टू देयर
बोरोवर्स, ठीक है। तो ये 800 रुपये जो है ये अब उन्होंने बोरोवर को दे दिया, है ना। अब वो जो बोरोवर था उसने क्या करा कि उसने बोला कि बैंक के पास हो गया, उसने बोला कि आई जस्ट वांट 800 रुपीज़ फॉर सम रिक्वायरमेंट्स, तो बैंक ने उसको 800 रुपीज़ दे दिए। अब वो 800 रुपीज़ जाकर वो अपने ही एक डीलर को देता है, जो कि वो 800 रुपये का चेक फिर से जाकर बैंक में डिपॉजिट कर देता है। तो वो 800 रुपये जो लोन में दिए गए थे वो वापस से डिपॉजिट बन गए, ठीक है, क्योंकि हमने अजम्पशन पढ़ा है कि सारे बैंक अकाउंट एक ही है और सारे ट्रांजैक्शन बैंक से ही होंगे। अब राउंड 1 में क्या होगा कि फिर से बैंक बोलेगी कि आपके पास ये जो टोटल डिपॉजिट आए हैं उसमें से 20% आप कैश रिजर्व रख दो, तो 800 का 20% होगा 160, तो 160 बैंक ने फिर से अलग रख दिया। अब उसके पास बचे हैं 640 रुपीज़, जो कि वो फिर से किसी लोन मतलब किसी को भी नीडफुल को लोन दे सकता है। अब वो किसी अगले डीलर ने वो 640 रुपीज़ जो है लोन के ले लिए, ठीक है। अब उसको करना है भाई अपनी बिल्डिंग बनानी है, तो उसने क्या करा कि जो भी उसका इंजीनियर और आर्किटेक्ट है उसको उसने 640 रुपीज़ दे दिए, ठीक है। अब 640 रुपीज़ जो है उन्होंने जाकर अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, तो वो वापस से डिपॉजिट बन गया, ठीक है। और वो 640 रुपीज़ जो है आगे लोन में मतलब उसका रिजर्व कैश रिजर्व हटाकर फिर वो एक लोन अमाउंट निकलेगी, और ऐसे करते 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 ये चलता रहेगा। तो बेसिकली ये राउंड 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुए, तो ये कितने राउंड तक चलता रहेगा? जब तक चलता रहेगा जब ये इनिशियल डिपॉजिट जो 1000 रुपीज़ थे वो इन सबको प्लस करते करते 5000 नहीं बन जाएंगे, तब तक ये जो प्रोसीजर है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स चलेगा उस ही चीज़ को कहा जाता है मनी मल्टीप्लायर। हाउ मेनी टाइम्स डज इनिशियल डिपॉजिट हैव टू revolve in order to get the final amount, that is the total money created, ठीक है। तो 5000 तक जितनी बार जाना पड़ेगा उसको कहेंगे हम लोग मनी मल्टीप्लायर, और द टाइम्स इट रिक्वायर टू फाइनली रीच टू द 5000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर 5000 रुपीज़ आना चाहिए, और आपका जो कैश रिजर्व है उसका फाइनली टोटल होना चाहिए इक्विवेलेंट टू योर इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि 1000 को ही हमने सेग्रीगेट करा था 800 200 में, और 800 को ही हमने सेग्रीगेट करा था 640 160 में, मतलब 800 और 200 का सम ही 1000 होता है, 640 160 का ही सम 800 होता है। उसी तरह 5000 जो है वो कैसे आया, जब 1000 और किसका सम हुआ 4000 का, ठीक है। तो आपका लोन अमाउंट फाइनली कितना होगा 4000, मतलब कि बैंक एट द एंड ऑफ द डे 4000 रुपीज लोन में देती है, आउट विच इट हैज बीन क्रिएटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ 1000 रुपीज से वो 4000 लोन के बनाती है, और उसको टोटल डिपॉजिट लास्ट में मिलते हैं 5000 रुपीज। So yeah, hope you've got that. So I have some clear and neat diagram, neat table. So you can just go through. मैंने जो explain करा है वही यहाँ पर लिखा हुआ है और वही सारी अमाउंट लिखी हुई है। तो इस तरह से जो है मनी क्रिएशन होता है, और इस तरह से जो 1000 रुपीज़ हैं वो फाइनली 5000 बन जाते हैं, और हम उसी 1000 रुपये से 4000 रुपये का लोन देने में वी आर एबल टू गिव 4000 रुपीज़ एज लोन, ठीक है। तो ये तो हमने छोटी अमाउंट के साथ डील करा, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, बट इट इज बीइंग डन एट अ वेरी लार्ज लेवल इन एवरी बैंक। So with the concept of money creation, here comes some important formulas. पहला है money multiplier का। तो money multiplier as I've explained you and I'll show you the definition as well. Money multiplier का formula होता है 1 upon the legal reserve ratio. तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो कि legal reserve ratio यानी cash reserve जो है वो 20% है। So I'll just get it 1 upon 20%, ठीक है। तो परसेंट है तो ऊपर 100 लग जाएगा, तो 100 upon 20 करेंगे, so we'll get 5. That means we need to revolve our initial deposit 5 times to get the final amount, ठीक है। उसके बाद money multiplier का एक और formula होता है total deposits upon initial deposits. So I'm going to solve it with the given respective example. तो यहाँ पर टोटल डिपॉजिट जो है आपके पास निकल कर आती है आखिरी की टोटल यानी 5000 रुपये, ठीक है। तो आई एम जस्ट पुटिंग दैट एंड अपॉन इनिशियल डिपॉजिट, तो हमारी इनिशियल डिपॉजिट जो है वो है यहाँ पर 1000, तो इससे भी जो है आपका आंसर आएगा 5 टाइम्स ही, है ना। और टोटल मनी आपका कितना है यानी टोटल डिपॉजिट कितना है उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1 अपॉन LRR यानी 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशो। सो आपकी इनिशियल डिपॉजिट है 1000 रुपीज़, है ना, और आपका लीगल रिजर्व रेशो है 20%। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो विल गेट, ये हो जाएगा 100/20, मैं सिर्फ इसका बता रही हूँ, 100/20 हो जाएगा विच मीन्स 5, राइट। तो 5 इंटू 1000 दैट इज 5000 रुपीज़। तो टोटल मनी यानी आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो आ गया 5000। सो व्हेन यू आर गिवन विद सम प्रॉब्लम, है ना, अगर आपको बोर्ड्स में डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम आती है कि यू हैव गिवन विद 5 मनी मल्टीप्लायर और लीगल रिजर्व रेशो दे दिया और उन्होंने बोला कि इनिशियल डिपॉजिट निकालो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यू डोंट हैव टू मेक द टेबल एंड टू सॉल्व इट थॉरली टिल द एंड, रादर यू जस्ट हैव टू पुट दिस formulas out there and you can get that. Also, these formula are not clearly mentioned in some of the textbook, so I have taken it from all the references and everywhere I could get them. और यही बेसिकली ये 3 फॉर्मूला है जो कि बैंकिंग में होते हैं, वरना बच्चों को लगता है बैंकिंग में भी होते हैं क्या फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स। सो या देयर आर सम न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल्स, एंड विद द क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू विल गेट टू नो एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व देम. So I hope the whole concept of money creation or credit creation is being clear to you. Now I'm quickly reading the definition of money multiplier. Amount of money bank are able to create in the form of deposits with every reserve, ठीक है। तो ये वही मैंने जो आपको बताया उसी का एक definition form में दिया हुआ है.
सो यार दैट वाज इट. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द न्यू टॉपिक दैट इज द सेंट्रल बैंक. तो सेंट्रल बैंक जो है वो हमारे यहाँ आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और यूजुअली हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है विच एक्चुअली मॉनिटर्स, सुपरवाइजर्स एंड मैनेजेस होल बैंकिंग सिस्टम ऑफ द नेशन एज अ होल. ठीक है. तो सेंट्रल बैंक अगर हम उसका रोल, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें या एक जनरल लेवल पे बात करें, सो इट इज़ अ सुप्रीम बॉडी. तो ये सुप्रीम बॉडी होती है जिसके जो कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, डायरेक्ट करती है हर एक बैंकिंग और मॉनिटरी स्ट्रक्चर को विद इन द कंट्री. ठीक है. तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. 1934. यू मस्ट बी नोइंग दैट टाइगर वाला सिंबल तो आरबीआई का है और उसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है. नाउ आरबीआई, सॉरी, सेंट्रल बैंक जो होता है एज अ होल, उसके कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और वही इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट इज करेंसी अथॉरिटी. इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रल बैंक है उसके पास एक सोल अथॉरिटी होती है और वही केवल पूरी कंट्री में करेंसी इशू कर सकता है. ठीक है. देयर इज नो अदर पार्टी इन्वॉल्व इन इशूइंग इन द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग द करेंसी. इट्स वन एंड ओनली आरबीआई. और अगर इसके अलावा कोई भी करेंसी बनाने की या इशू करने की कोशिश करता है तो इट इज बीइंग ट्रीटेड एज इलीगल इन आवर कंट्री. ठीक है. तो करेंसी अथॉरिटी मतलब कि इशू करने की, मतलब अभी 5 लाख रुपए प्रिंट होने चाहिए तो वो काम, वो ऑर्डर देने का काम केवल आरबीआई करता है. दो कहाँ कहाँ प्रिंट होते हैं नोट वो एक अलग चीज है, पर मनी से रिलेटेड इशूइंग के ऑर्डर जो है वो केवल सेंट्रल बैंक दे सकती है. अब क्योंकि केवल सेंट्रल बैंक इसके ऑर्डर्स देती है तो इट डज हैव सम गुड एडवांटेजेस. जैसे कि इससे हर एक स्टेट के बीच में यूनिफॉर्मिटी रहती है, हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसों का. इसके अलावा गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मतलब सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहती है, सो वो भी टाइम टाइम पे चेक करते रहते हैं, एसिस्ट करते रहते हैं, सुपरवाइज करते रहते हैं, है ना. इसके अलावा जो मनी सप्लाई है उस पर भी आप आराम से ध्यान रख सकते हो कि कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को रोकना है, कितना पैसा जाना चाहिए इकोनॉमी में, कितना नहीं, उसका भी ध्यान रखा जाता है. एंड इट कैन बी ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज वन एंड ओनली वन अथॉरिटी. अगर बहुत सारे लोग होंगे तो फिर ओपिनियंस के बीच में झगड़े होंगे और फिर झगड़ों के चक्कर में देश नहीं सुधरेगा. ठीक है. इसके अलावा पब्लिक का भी एक फेथ रहता है कि हाँ, आरबीआई ही है इशू करने वाली, तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ उसे यूज करते हैं. और इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू जो है हमारी करेंसी की, उसको मेंटेन करने के लिए भी आरबीआई की सोल अथॉरिटी होना हमारे लिए एक एडवांटेज है. ठीक है. सो दीज वर दी एडवांटेज एंड यूजुअली बोर्ड एग्जाम आस्क सच क्वेश्चंस. ठीक है. वैसे तो बोर्ड एग्जाम थ्योरी क्वेश्चन ही पूछती है एंड इधर दे आर रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक और दे आर रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. तो इन सबका पता होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है. 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा. सो फॉर दैट रीजन जस्ट हैव टू राइट ऑल दी पॉइंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू राइट नाउ. उसके बाद सेकंड पॉइंट है बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट. इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट से भी बैंक लिंक रहती है और जैसे कि हम लोग को पैसा चाहिए होता है, जनरल पब्लिक को चाहिए होता है, सो दे अप्रोच टू कमर्शियल बैंक. बट व्हेन द गवर्नमेंट नीड्स मनी दे गो टू दी सेंट्रल बैंक. ठीक है. तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट पैसा सेंट्रल बैंक से मिलता है और उसके लिए जैसे कि हम कभी पैसा लेने जाते हैं तो हमको कोलैटरल रखना पड़ता है. उसी तरह जब गवर्नमेंट पैसा मांगने जाती है, सो दे नीड टू कीप सम रिजर्व्स एंड सम सिक्योरिटीज इन द नेम ऑफ बैंक दैट इज द सेंट्रल बैंक टू गेट सम मनी. और साथ में जैसे बैंकर होने के बहुत, मतलब कोई हमारा जो बैंकर होता है तो हमको टाइम टाइम पे असिस्ट करता है, हमारे अकाउंट को मेंटेन करता है, सारे पेमेंट्स और जितनी भी रिसिप्ट्स हैं उसको एक्सेप्ट करता है. उसी तरह गवर्नमेंट का भी काम, ये सारे काम जो होते हैं वो आरबीआई ही संभालती है. ठीक है. और सारे एडवाइसेस देना और ट्रेजरी बिल्स के एक्सचेंज में ही बैंक जो है गवर्नमेंट को पैसा देती है. सो या इट आरबीआई एक्ट्स और द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट. नाउ द थर्ड पॉइंट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर. इसका मतलब ये होता है कि बैंकर्स बैंक, इसका मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक है उनका भी जो मेन बैंक है वो सेंट्रल बैंक होता है. व्हेन एवर देयर इज सम शॉर्टेज इन कमर्शियल बैंक्स दे हैव टू अप्रोच टू द सेंट्रल बैंक फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी. ठीक है. तो जो भी बैंक रहती है वो अपने पैसे के लिए, कमर्शियल बैंक जितनी भी रहती है उनको सेंट्रल बैंक के पास ही जाना होता है. नाउ बैंकर्स बैंक है तो इसके 3 फंक्शंस हैं जो कि एज अ बैंक द सेंट्रल बैंक एक्चुअली प्लेज विथ द कमर्शियल बैंक. द फर्स्ट वन इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व. तो जैसे कि मैंने बताया कि कैश रिजर्व आपको कलेक्ट करके रखना पड़ता है, तो उसको मतलब सारे कमर्शियल बैंक को थोड़ा सेट असाइड करना पड़ता है, तो उसको देखना और उनको कलेक्ट करने का काम किसका होता है, आरबीआई का ही होता है. एज आई सॉरी सेंट्रल बैंक का ही होता है. जैसे कि मैंने पुराने पॉइंट में बोला कि लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो बैंक सेंट्रल बैंक कलेक्ट नहीं करता है, बट जस्ट अपील करता है कि आपको इतना पैसा तो साइड में रखना ही है, वो एक कंपल्शन है. सो जरूरी नहीं है कि बैंक कलेक्ट करे ही, बट इट एक्चुअली सुपरवाइजेज एंड वॉच कि हर कमर्शियल बैंक ने वो पर्टिकुलर अमाउंट अपने पास रखा है कि नहीं रखा है. ठीक है. द सेकंड पॉइंट इज लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट. मतलब कि जब कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिटर्स से पैसा नहीं मिल रहा है या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा नहीं मिल रहा है, दिस इज द लास्ट रिसोर्ट वन कैन अप्रोच टू, दैट इज द सेंट्रल बैंक. दे हैव टू गो टू देम एंड गेट द मनी. सो दैट्स द लास्ट, मतलब कि कुछ नहीं है तो फिर इनके पास ही जाना पड़ेगा वाला सिनेरियो. उसके बाद है क्लियरिंग हाउस. इसका मतलब ये होता है क्योंकि जो सेंट्रल बैंक होता है उससे सारे कमर्शियल बैंक इंटरलिंक्ड होते हैं. सो व्हेन अ नॉर्मल कस्टमर हैव टू कनेक्ट विद अदर बैंक ब्रांचेस अदर देन द वन विच ही ओन्स. ठीक है. मतलब कि उस जिस बैंक ब्रांच में उसका अकाउंट है उसके अलावा किसी बैंक ब्रांच के साथ उसको कनेक्ट करना है, अपना पैसा ट्रांसफर करना है या फिर पैसा लेना है या कुछ भी, तो वो कब पॉसिबल हो पाएगा, जब सेंट्रल बैंक को उसकी, मतलब जब व्हेन द सेंट्रल बैंक इज knowing that thing, so it will work as an intermediate and the work will take place easily, smoothly and in lesser time.
एंड द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट एज एन सुपरवाइजर। इसका मतलब ये होता है कि वो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक की हर एक स्टेप को, सारे लाइसेंस देना, ब्रांच को एक्सपेंशन करना या फिर वाइंडिंग अप करना है, जो भी ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो तभी पॉसिबल है जब सेंट्रल बैंक उस पर ठप्पा लगाए, ठीक है। नाउ दी फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है उसका काम है कि वो जो भी मनी सप्लाई और क्रेडिट यानी कि लोन लोन और कितना मनी इकोनॉमी में होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए उसका ध्यान रखना है और उसको कंट्रोल करने का काम भी सेंट्रल बैंक का ही होता है। तो वो कंट्रोल करती है विथ द हेल्प ऑफ वन रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है, एक ऐसा रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले सकती है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो जब कमर्शियल बैंक लोन लेगी इसका मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक को पब्लिक से लोन नहीं मिल रहा है और पब्लिक को अभी पैसों की जरूरत है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि बोल रहे हैं कि यार हमको कहीं ना कहीं से पैसे दे दो, हम थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पे करने को भी तैयार हैं, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होगा, एक ऐसा रेट होगा जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देगी। सपोज आपने 1 लाख रुपीज डिमांड करे सेंट्रल बैंक से, तो उसने बोला कि ठीक है मैं आपको इस पर 10% रेपो रेट के साथ दूंगा। इसका मतलब कि आपको एट द एंड ऑफ द डे 1,10,000 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वो वाला रेट हुआ। इसका मतलब कि जो कमर्शियल बैंक है उसको महंगा सौदा पड़ा तो वो क्या करेगा कि वो जितने भी अपने पब्लिक है उसको भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा, ठीक है। अब फॉर एवरी क्लाइंट इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव सच हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो क्या होगा उससे कम से कम लोग लोन ले पाएंगे और इकोनॉमी में कम पैसा रोटेट होगा, ठीक है। दूसरा है बैंक रेट। बैंक रेट इज सिमिलर टू दी रेपो रेट, बस ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है इसलिए इस पर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इन दोनों का फंक्शन और जो इनके फीचर्स हैं वो बिल्कुल सेम है, बस ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। द थर्ड वे, सॉरी वन थिंग विच आई एम जस्ट स्किपिंग वॉज रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देती है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया कि ऐसा रेट जिसपे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पैसा देती है। सो दिस इज सम वेरी रेयर सिनेरियो जहाँ पर सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक से पैसा मांगना पड़े। तो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक देती है उस रेट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग है वो उल्टा चलता है रेपो रेट से, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, वैसे ही कुछ रिजर्व्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, एट द सेम टाइम लोगों के पास भी होते हैं, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि सेंट्रल बैंक करता है जहां पर वो या तो सेल करता है अपने रिजर्व जो सेंट्रल बैंक के खुद के रिजर्व होते हैं उनको वो सेल करता है, या तो वो परचेज करता है फ्रॉम पब्लिक कमर्शियल बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और मे बी फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। तो परचेज करता है। तो परचेज और सेल से क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी में, अगर वो अपने रिजर्व को सेल करता है, इसका मतलब सेल करने के लिए जो भी एक इकोनॉमी है उसको पैसा चुकाना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को, राइट। तो व्हेन पीपल आर गिविंग द मनी टू द सेंट्रल बैंक इट मींस द अमाउंट ऑफ टोटल मनी इन द इकोनॉमी गोज लोअर, ठीक है। तो वो वाला जो टोटल अमाउंट है इकोनॉमी में कम हो जाता है क्योंकि बहुत सारा पैसा हम सेंट्रल बैंक को दे चुके हैं, ठीक है। तो सेलिंग से ऐसा होता है और परचेज से इसका उल्टा होता है। व्हेन द central bank wants to actually give out money in the economy and जस्ट वांट टू रोटेट द मनी, तो क्या करेगी कि कुछ पब्लिक के रिजर्व खरीद लेगी जिससे कि क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इकोनॉमी में फ्लो होगा, ठीक है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है ये भी एक वे है जिसकी ये एक टूल है जिसकी मदद से जो है आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक अपना मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करती है। तो हमने अभी तक पढ़ा था कैश रिजर्व रेशो। तो जो हमारा LRR होता है जो कि हमने अभी हमारे एग्जाम्पल में देखा था कि वो 20% था। तो उस LRR के दो भाग होते हैं, एक होता है कैश रिजर्व रेशो और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। जो कैश रिजर्व रेशो होता है वो लीगल रिजर्व रेशो का वो वाला पार्ट होता है जो कि कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक को देना होता है, ठीक है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कौन सा रेशो होता है, ये लीगल रिजर्व रेशो का वो वाला पार्ट होता है जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास ही रखना होता है लेकिन वो साइड में रखना होता है, दे कैन नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इट इनटू द मनी क्रिएशन प्रोसीजर, वो अमाउंट उनको साइड में रखना होता है, ठीक है। तो लीगल रिजर्व रेशियो जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो कितना परसेंट मनी आपको CRR में देना है, कितना परसेंट मनी आपको SLR में देना होता है, ये भी बैंक डिसाइड करती है। और जितना ज्यादा परसेंटेज आपको साइड में रखना होगा उतना कम मनी होगा इकोनॉमी में, और जितना कम मनी आपको साइड में रखना होगा उतना ज्यादा मनी होगा इकोनॉमी में, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अब जो फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो बेसिकली हमने कमर्शियल बैंक में कॉन्सेप्ट की बात की थी कि जब आप लोन लेते हो तो आपको कोलैटरल भी रखना पड़ता है। तो सपोज आपने लोन लिया है 50,000 का, ठीक है। तो बैंक हमेशा मांगेगा कोलैटरल 50,000 से ज्यादा का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बैंक है वो कोलैटरल हमेशा ज्यादा अमाउंट का मांगता है कंपेयर टू द लोन अमाउंट इट इज गिविंग टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो जब मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात आती है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब इस कोलैटरल और लोन में ज्यादा डिफरेंस होना, ठीक है। मतलब कि कोलैटरल है 75,000 का आपने रखा है और 50,000 का आपका लोन है, यानी कि आपको 25,000 रुपए ज्यादा रखने पड़ेंगे लोन लेने के लिए, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस कहलाता है ये कहलाती है मार्जिन, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा मार्जिन का कोलैटरल रखोगे तो आपको कम लोन देंगे तो कम लोग जो है इंटरेस्टेड होंगे लोन लेने को, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ कोलैटरल एंड गेटिंग लेसर अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट से क्या होता है, लोन का
खरीदी बिक्री पर फर्क पड़ता है, और जितना ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा उतना कम लोन लेंगे, जितना कम लोन लेंगे उतना कम इकोनॉमी में पैसा आएगा, एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, तो आई होप मार्जिन समझ आया होगा आपको। मार्जिन इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कोलैटरल अमाउंट एंड द लोन अमाउंट। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना इकोनॉमी में कम पैसा होगा। सो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, एंड आई हैव tried to explain you in the easiest way possible. Even then, if you have any doubt, you can just leave it in the comment section. And already the video has gone so long, so thank you for watching, and do subscribe to my channel. Do like the videos if you are actually appreciating my efforts, and thank you so much.